सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। वाह, आज तो लगता है सब बहुत खुश हैं। खैरियत तो है? बात ही खुशी की है। भाभी का ना वीजा आ गया एंड शी इज फाइनली गोइंग विद भाई। वैसे भाभी, मैं तो ना आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट थमाने वाली हूँ। अफान भाई को तो कुछ समझ ही नहीं आता था, बट थैंक गॉड नाउ यू आर हियर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए शॉपिंग करना। शाज़मा, अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए हो तो मैं ले आऊंगी, मुझे बता देना। बहुत शुक्रिया। इसको क्या हुआ है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको बुरा लगे। यार भाभी, लगने वाले को तो ना अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। ये नाज़िया बाहर जा रही है और ये मोहतरमा दुबई चली जाएगी। मैं क्या करूंगी? पाकिस्तान में जलती रहूंगी बैठ के, अपनी सास की खिदमतें करूंगी। मुझे तो नहीं आ रहना। मैं ज़िशान को बोलूंगी बाहर के लिए अप्लाई करे। शाज़मा 9 क्या मैं बाहर सेटल हो सकती हूँ? जी शाज़मा ज़िशान, आप ज़रूर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, मगर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल फैसले लेने होंगे। ऐसे कौन से मुश्किल फैसले करने होंगे? डाइन, आज तुम फिर ऑफिस नहीं जा रहे? अभी 2 दिन पहले भी तुमने छुट्टी की थी। अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? क्यों इसे लात मारना चाह रहे हो? दाइन, कोई भी माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं होती, और ना ही मैं हूं। हाँ, ये बात है कि मुझे रिदा कुछ खास पसंद नहीं थी, और मैंने उसके और तुम्हारे रिश्ते पर मुखालफत भी की और एतराज भी किया, लेकिन तुम्हारी जिद पर और तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मैं उसके घर चली गई थी। अब खुद ही उन लोगों ने इनकार कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? अब इस सारी बात का गुस्सा तुम हम पे क्यों उतार रहे हो? हमने क्या गलत किया है? हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा दे रहे हो? ना कसूर नहीं पता आपको अम्मी, इतनी अनजान है आप। फिर वही बात, कितनी दफा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो उस लड़की ने तुम्हें बताया है। या तो वो झूठ बोल रही है, या उसकी नीयत में खोट है, या वो तुम्हें धोखा दे रही है। रिदा धोखेबाज नहीं है अम्मी, और ना ही उसकी नीयत पे मुझे कोई शक है।
फिर तो तुमने इसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है दाई। क्योंकि जिस रिदा की नेक नियति की तुम गवाही दे रहे हो ना, कल बहुत धूमधाम से अपनी मंगनी की है उसने, वो भी अपनी मर्जी और अपनी खुशी के साथ। ये ले अम्मी आपकी चाय। अम्मी आपने अपनी मेडिसिन नहीं खाई? अभी सोया। सारी रात मेरी पट्टी से लगा बैठा, जागता रहा, मेरे पैर दबाता रहा। तुम्हारे जाने के ख्याल से इसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होने लगा। देखो मेरा बच्चा, मेरे जाने के बाद इसका बहुत ख्याल रखो, इसे अकेला ना छोड़ना। देखने में बड़ा हो गया, लेकिन अंदर से छोटा बच्चा, जिसे कदम कदम पर मां के सहारे की जरूरत हो। तुम्हारी तरफ से तो मैं मुतमईन हो गई हूं, लेकिन इसकी फिक्र खाई जा रही है मुझे। अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं? ना ही ये अकेला होगा और ना ही आप कहीं जा रही हैं। अभी काशी के बच्चों को भी खिलाना है ना आपने। औलाद की औलाद का सुख देखना बहुत नसीबों की बात होती है बेटा। काश अल्लाह ने मेरे नसीब में भी ये सुख लिखा। वो खुश है अपनी जिंदगी में दाइम, अपनी आंखों से देख के आई हूं मैं, और तुम उसकी खातिर सब कुछ छोड़ के बैठे हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? कल उबैद के जिस फ्रेंड की एंगेजमेंट में गए थे ना हम मम्मी, वो रिदा का ही फियांसे, और उबैद से ही पता लगा है कि ये रिश्ता उनकी मर्जी से हुआ है, पसंद का रिश्ता है अम्मी। वो दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। सुन लो, मेरी और शाज़मा की बात पर तो तुम्हें यकीन नहीं आया था ना? अब क्या ये भी झूठ बोल रही है? सारी दुनिया गलत है, बस एक वही लड़की ठीक है ना? आई एम सॉरी दाइम, मैं तुम्हें ये सब
बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम्हारा इस गलतफहमी से निकलना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम जिस बात को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझ के जी रहे होते हैं ना टाइम, वो सामने वाले के लिए एक मामूली सा झूठ होता है, और जब ये बात खुलती है तो हम बिखर जाते हैं, लेकिन अगले को फर्क भी नहीं पड़ता। और तुम जिस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी से, अपनी माँ से हम सबसे मुंह मोड़ के बैठे हो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस हाल में जी रहे हो। दे दो, कुछ ना कहो इसको। मैं अंदाजा भी है, जब एक जवान औलाद इस कदर तर्क लेजे में अपनी माँ से बात करती है तो उसका कलेजा कैसे छलनी होता है, कैसा महसूस होता है, क्या गुजरता है उसके दिल पे, इसका अंदाजा है? समझ नहीं आता मैं क्यों हर दफा इससे ये बात करने के लिए आती हूँ और इसकी कड़वी कसीली बातें सुनती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं माँ, मेरी तो मजबूरी ठहरी ना, लेकिन औलाद की कोई मजबूरी नहीं होती। प्लीज़ टाइम, खुद को संभालो, हौसला करो। रिदा डज नॉट डिजर्व यू। ज़िशान, आपने कभी बाहर सेटल होने के बारे में नहीं सोचा? अफान भाई को देख के जैसे उनको शौक था, आपका कभी इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ खुश होने को ही क्या है? तुम हो ना यहाँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। वो तो है, वो तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, लेकिन आपको बाहर सेटल होने के बारे में सोचना चाहिए। ये अचानक से तुम्हें बाहर शिफ्ट होने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? बात शौक की नहीं, फ्यूचर की है। और बाहर के रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कितना अच्छा होता है। यहाँ इंसान पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, लेकिन वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाता। और जब बाहर से रिश्तेदार आते हैं ना 2 साल बाद, तो सब कितनी इज्जत करते हैं, कितना एक्साइटेड होके उनसे मिलते हैं। बस मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। शाज़बान, इंसान की इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है, इसका ताल्लुक बाहर रहने से नहीं होता। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ज़िशान। मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन असल बात यह है कि मैं अम्मी और हरीम को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अफान भाई वैसे ही बाहर सेटल हैं। अब अगर मैं अम्मी और हरीम को अकेले छोड़कर चला गया तो वो दोनों यहाँ अकेले क्या करेंगे? तो आप क्या अफान भाई की वजह से अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे? क्यों नहीं सोचूंगा, बिल्कुल सोचूंगा, बल्कि सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ रहकर, और यहाँ रहकर जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। I'm happy। इस आदमी से तो बात करना ही फजूल है। इस मुल्क में रह के किसका फ्यूचर ब्राइट हुआ है भला?
जो फैसला आज आप लेंगे वो आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना आपके इख्तियार में है, मगर कुछ लोग तो इसमें रुकावट बन जाते हैं। बाज़ औक़ात हम जिस बात को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझ के जी रहे होते हैं ना तायम, वो सामने वाले के लिए एक मामूली सा झूठ होता है। और जब ये बात खुलती है तो हम बिखर जाते हैं, लेकिन सामने वाले को फ़र्क भी नहीं पड़ता। खुश है अपनी जिंदगी में दायम, अपनी आंखों से देख के आई हूं मैं, और तुम उसकी खातिर सब कुछ छोड़ के बैठे हो। उफ अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अल्लाह का शुक्र, इस लड़की की मंगनी हो गई, मेरी जान में तो जान आई। वरना मेरी जान तो जैसे सूली पे लटकी रहती थी। दाइम को अब पता चला कि तब पता चला। आप तो फाउंड का टेंशन नहीं रही थी अम्मी। मैंने आपको कहा भी था अगर भाईजान को हकीकत पता चल भी जाती ना तो वो लड़की कभी भी उनकी ज़िंदगी में वापस ना आती। शीशे की तरह अगर एक रिलेशनशिप में दरार आ जाए तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए बदनुमा हो जाता है, कभी साफ नहीं रहता। और ये वैसे कौन सी इतनी बड़ी बात है, एक रिलेशनशिप था। आजकल तो लोग शादी तोड़ते हुए नहीं सोचते दोबारा। अब मेरी माँ ने तो भाई के लिए बहुत जल्दी लड़की ढूंढने है अपनी पसंद की, शादी करवाए इनकी। अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है? पहले नाजिया की रुखसती तो हो जाए। और दाइम, वो इतनी जल्दी कब मानेगा? आप नाजिया को छोड़ें, भाई की फिक्र करें। इस वक्त लोहा बहुत गर्म है। रिदा की असलियत जानने के बाद भाई इनकार नहीं कर पाएंगे। बस आप ऐसा करें, अपनी पसंद की कोई भी लड़की ले आए, इससे पहले कि भाई अपनी कोई और पसंद आपके सामने लाके खड़ी करते या मामू को कोई उम्मीद जाग जाए सोनिया के लिए। मामू को वैसे भी बहुत मुश्किल से समझाया ज़िशान और खाला ने, लेकिन एक बात देख लीजिएगा, लड़की ना देखभाल के लाइएगा। हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी और अक्लमंद लड़की नहीं चाहिए, बस वो लड़की चाहिए जो आपके इशारों पर चले फिरे और इस घर का माहौल ठीक रखे। रिदा जैसी लड़कियां तो ससुराल वालों को किसी खातिर में नहीं लाती। बिल्कुल ठीक रही हो। कांग्रेचुलेशन रिदा, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तुम। खामोशी से मंगनी कर ली, हमें बुलाया भी नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत छोटा सा इवेंट था, सिर्फ फैमिली मौजूद थी। चलो, इनवाइट नहीं किया ना सही, मगर कम से कम इस खुशी में मिठाई तो खिलानी चाहिए थी।
बल्कि मैं तो बोलता हूँ ट्रीट देनी चाहिए थी तुम्हें। क्यों टाइम, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं क्या हो गया? शायद बुरा लग गया होगा। मैडम, फाज साहब आपसे मिलने आए, आपके रूम में आपका वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो मैं मीटिंग में थी। इट्स ओके रिदा, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछ कर आना चाहिए था। अब मैं ऑफिस के काम से यहाँ करीब ही आया था। अब लंच टाइम हुआ तो सोचा साथ बैठकर लंच कर लेते हैं, इसी बहाने टाइम भी एक दूसरे को दे देंगे। इंसान शादी के बाद ये छोटी छोटी बातें बहुत मिस करता है ना। इट्स ओके रिदा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई मसला नहीं। ज़रूरी तो नहीं मेरा दिल जिस चीज़ का हो तुम्हारा भी दिल वही चाहे, कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपने डे का स्केड्यूल रिकॉल कर रही थी जहन में। मैं 2-3 ईमेल्स कर लूँ प्लीज़? श्योर, ओके। हेलो, मुबारक हो भाई। किस बात की मुबारकबाद? अरे इतनी बड़ी न्यूज़ है, इट्स ऑलमोस्ट अ मिरेकल, और तुम कह रही हो किस बात की मुबारकबाद? बाबू जान तुम्हारी जॉब के लिए मान गए ना, इसी बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ तुम्हें। हो, अच्छा। इतना ठंडा रिस्पॉन्स, मुझे तो लगा था तुम खुशी से उछल रही होगी। नहीं खैर, इसमें तो खुशी से उछलने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक कह रही हो तुम। लड़कियों को असल खुशी ना उनका रिश्ता तय होने की होती है, बाकी और किसी चीज की कोई खुशी नहीं होती। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? वैसे तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करेंगे। आखिर हमारे इकलौते मामू की इकलौती बेटी हो, ये मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये बताओ कहीं तुमने अप्लाई किया है या फिर मैं कहीं बात करूं? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले आप मुझे थोड़ी कोशिश करने दें। अगर मुझसे नहीं बन पाया ना तो मैं आपसे कह दूंगी। ये भी ठीक है, इसी बहाने तुम्हें इंटरव्यू देने का तजुर्बा भी हो जाएगा। ओके सोनिया, शाज़मा की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक। कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं आपको, आपका फोन बिजी जा रहा है। किससे बात कर रहे थे आप? उस रमशा से बात कर रहे थे ना? व्हाट? रिमशा? शाज़मा वो मेरे ही ऑफिस में होती है। अगर मुझे उससे कोई काम होगा ना तो मैं फेस टू फेस बात कर लूँगा, फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सोनिया से बात कर रहा था। एक्चुअली मामू ने जॉब की परमिशन दे दी उसे, उसी की मुबारकबाद दे रहा था। इसमें मुबारकबाद देने वाली कौन सी बात है? अब बेचारे की शादी तो होने से रही, यही सब कुछ करेगी ना वो। मामू कौन सा उसका अचार डालेंगे बैठ के। वेल, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ। वापसी भी मुझे यहाँ से पिक करते हुए जाइएगा। अच्छा ठीक है, ओके, बाय। अल्लाह हाफिज़।
डन। चलें? जी बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आ जाऊँ। श्योर। रुको। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। सोचा तुम्हें तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद दे दूं। ताहिर मुझे प्लीज जाने दो। जा तो तुम चुकी हो। मुझसे पूछे बगैर अपना एक तरफा फैसला सुनाकर। स्टॉप बिहेविंग लाइक द विक्टिम। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी फैमिली का नाम मत लेना तुम। You know what? कसूर उनका नहीं है, कसूर मेरा है जो मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। अरे आंखें बंद करके तुम पे यकीन करता रहा यार, क्योंकि मैं सिंसियर था तुम्हारे साथ। हम मुखलिस लोगों का मसला ही ये होता है, उनको हर इंसान एक तरह का लगता है। किसी के दिल का चोर, उनकी नीयत का खोट उन्हें नजर ही नहीं आता। शायद इसलिए वो लोग नुकसान उठाते हैं जैसे मैंने उठाया है, तुम जैसे धोखेबाज लड़की के साथ दिल लगाकर। धोखेबाज? हाँ, फिर तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम मजीद धोखे से बच गए। हाँ बिल्कुल। मुझे जब से तुम्हारी असलियत का पता चला है, मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी से निकल गई। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे चुंगल से बाहर निकाल दिया। पता नहीं कैसे मैं इतना अंधा हो गया था कि इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे असल चेहरे को नहीं पहचान सका। इतने अरसे तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा, तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझता रहा, और आज जब ठोकर लगी है ना, तो अकल ठिकाने आई है मेरी। You know what? सही कहते हैं मेरे घर वाले, तुम जैसी लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हारे कम में जरा सा भी टाइम वेस्ट किया जाए। You don't deserve me. तो हो जाऊं मैं बेजुबान। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। क्या हुआ? तंग आ गया हूं मैं इस लड़के की हरकतों से। खुद तो इस इश्क में बर्बाद हुआ ही है, साथ में हमें भी ख्वार कर रहा है। टाइम देखो जरा, पता ही नहीं है कुछ उसका। इस उम्र में माँ बाप को परेशान किए हुए। कैसी बातें कर रहे हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। आपने देखा नहीं उसकी क्या हालत है आजकल, उसे तो अपना होश नहीं है। इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करे
कोई उसको धोखा दे दे तो हवास ऐसे ही मुअत्तल होते हैं। हाँ तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें किस बात की सजा दे रहा है वो? आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, आ जाएगा वो। मैं और राजिया है ना, हम कर रहे हैं उसका इंतजार। जब जवान बेटा आधी रात तक घर ना आए तो बाप सुकून की नींद सो सकता है क्या? बेटा दोबारा ट्राई करो उससे, शायद हमारी हालत पे तरस आ जाए और कम से कम यही बता दे कि वो है कहाँ। दिल से बद्दुआ निकलती है उस लड़की के लिए। मेरे इकलौते जवान बेटे को बर्बाद कर दिया उसने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप अभी तक जाग रही हैं और आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी, बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। वो असल में शाज़मा ने अचानक से डिनर का प्लान कर लिया था, बस फिर वहाँ से वापसी में थोड़ी देर हो गई। लेकिन मैंने आपको मैसेज कर तो दिया था, आप तो सो जाती। तुम्हें तो पता है ना बेटा कि जब तक कोई एक फ़र्द भी घर से बाहर रहे रात के टाइम तो मुझे नींद नहीं आती। अब तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी ना खाला। शादी के बाद बच्चों की रूटीन और जिम्मेदारियां भी चेंज हो जाती हैं, और आप यूँ कब तक जागती रहा करेंगी? बेटा माँ बाप तो सारी सारी रात औलाद के लिए जाग सकते हैं। तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, तब तुम्हें समझ आएगी। अभी तो मैं कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बहुत नींद आ रही है। सुबह बात करेंगे। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप अब तक जाग रहे होंगे। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो इन बातों को, जाकर आराम करो, काफ़ी देर हो गई है। बस मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में। और सुनो बेटा, शाज़मा से कोई बात ना करना, बस ऐसी बचपन है उसमें, वो क्या कहती है उसको खुद भी पता नहीं होता। आहिस्ते आहिस्ते समझ जाएगी, ठीक है ना? जाओ आराम करो। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत गलत तरीके से बात की है तुमने अम्मी से। भर दिया आपके कान आपकी अम्मी ने। किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अम्मी ने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मना किया कि मैं तुमसे ये बात ही ना करूं। अगर मना किया तो क्यों कर रहे हैं बात? मत करें ना, जाए यहाँ से। क्योंकि बात ना करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, सॉल्व नहीं होती। और शाज़मा, अम्मी की सालों से आदत है, जब तक मैं और अफान भाई घर वापस नहीं आ जाते वो नहीं सोती। तुम्हें क्या जरूरत है उनसे इतना रूड होने की? बस कर दे ज़िशान, मैं कोई इस घर में ना नई नहीं आई। मुझे सबकी आदतों का बहुत अच्छी तरह से पता है। खाला जान को भी पता होना चाहिए कि बेटे की शादी हो गई है, उसकी भी कोई पर्सनल लाइफ है। हम उनके टाइम टेबल से नहीं चल सकते। तुम्हें उनके हिसाब से चलने के लिए कोई नहीं कह रहा, कम से कम तरीके से तो बात कर सकती हो ना, या फिर तुम ये भी नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, मैं फेक नहीं बन सकती। जो इंसान जिस तरह का होता है मैं उसके फेस पे कह देती हूँ, इसलिए तो शायद मैं सबको बुरी लगती हूँ। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो, और तुम अपने दिल में क्या क्या लेकर बैठी हो?
तुम यकीन करो, किसी को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक कहते हैं आप, किसी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मुझसे प्रॉब्लम है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स थी मुझसे तो मुझसे शादी क्यों की? वो हमेशा ये कहते रहते, हरीम को ये क्यों कहा, अम्मी को जवाब क्यों दिया, अफान भाई से ऐसे बात क्यों की। आपसे शादी करने के बाद मुझे लगता है मैं किसी अदालत में आके खड़ी हो गई हूँ। आपसे शादी करने से बेहतर ना मैं वो लंदन वाले रिश्ते को हाँ कर देती, क्योंकि लोग जो बाहर रहते हैं ना वो खुले दिमाग से सोचते तो है ना, छोटी छोटी बातों का इश्यू तो नहीं बनाते ना। यहाँ तो हर बात की सफाई देनी पड़ती है। I'm speechless. पता नहीं कैसे मैं इतना अंधा हो गया था कि इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे असल चेहरे को नहीं पहचान सका। इतने अरसे तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा, तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझता रहा। सही कहते हैं मेरे घर वाले, तुम जैसी लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हारे काम में जरा सा भी टाइम वेस्ट है। You don't deserve me. मेरी मोहब्बत फरेब नहीं थी दायम, तुम फरेब में जी रहे हो।